हेलो गाइस, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। हम लोग अभी कुछ दिनों से प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबों को बहुत ही अच्छे से समझ में बातें आ रही होंगी। पिछले दिन हम लोग जो है सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जाने थे, जिसका मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उसको मैंने समझाने का प्रयास किया था। और आज हम उसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में जिक्र करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो किसी भी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके छूटने वाले नहीं। ये पक्का है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही लॉजिकल तरीके से लॉजिकली मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर ना देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, डिटेल में देखें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करें। तो आज सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, प्रोनाउंस पे ही कर चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। तो आज हम मेनली बेसिक थोड़ा सा एज ए रिविज़न मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मैं ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ फिर से कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे। तो उससे पहले हम लोग ये जान लें कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, आपको याद रह सके। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट इक्वल टू नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, आप देख के पहचानना, ठीक है ना। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आप देख कर पहचानना, ठीक है ना, कि उसमें कौन सा नाउन है और कौन सा प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट जो है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। दुनिया में तीसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो इससे यही पता चलता है कि जितने भी नाउन्स हैं इस दुनिया में, सारी चीज़ नाउन्स ही है, और जितने भी प्रोनाउंस हैं, सिर्फ यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं सो हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का होता है। यहाँ पे मैंने लिखा, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का होता है। ये ऑब्जेक्ट जो है सो किसका ऑब्जेक्ट है? तो वर्ब का। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो प्रीपोजिशन का हो सकता है, और तीसरे किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? ठीक है, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट जो है सो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात ऑब्जेक्ट को पहचानने का कि ऑब्जेक्ट या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? यानी या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट और नहीं तो फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और तीसरा किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो प्रेपोजिशन में को भी हम सेंटेंस में आसानी से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में कहाँ पे प्रेपोजिशन है, और अगर उसके बाद कोई वर्ड है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है।
और वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर किसी वर्ब के बाद कोई वर्ड है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात में हम यह समझ गए। अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पे। तीसरी बात है कि अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब के बाद कोई वर्ड है और वो वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो वर्ड जो है सो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसको हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। हम एक सवाल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और whom कर कर। व्हाट मतलब होता है क्या, और whom मतलब किसको। whom का मतलब किसको, यानी क्या और किसको करके हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर जवाब आ गया इसका मतलब है कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर जवाब नहीं आया तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये तीन बातें हैं, ठीक है। पहली बात कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा नहीं तो प्रेपोजिशन का होगा। तीसरी बात कि वर्ब के बाद जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसे पहचानने के लिए हम व्हाट और whom करके क्वेश्चन करेंगे। अगर उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया इसका मतलब है कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर जवाब नहीं मिला इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। उम्मीद है कि आप सबों को अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है ना? ओके, थैंक यू। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लिखें कि वर्ब एरो देकर लिखे व्हाट या whom, यानी व्हाट या whom करके हमें क्वेश्चन करना है। अगर जवाब मिल गया तो इक्वल टू में मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। जवाब मिल गया इसका मतलब कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर जवाब नहीं मिला तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? अब देखते हैं एक और चीज़ जान लें। वर्ब जो है सो एक ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज जो है सो आगे के आने वाले सारे चैप्टर्स में होने वाले हैं, चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो, टेंस हो, डिग्री हो, ठीक है। आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका हर एक चैप्टर में यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं आज रिवीजन के तौर पे मैं इसे बता रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ व्हाट whom आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने समझाया उसको मैंने लिखा। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में हम कहते हैं शायद सकर्मक क्रिया। इसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और एक होता है इंट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव के आगे जो है सो इन लगा हुआ रहेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? तो ये हिंदी में हम लोग पढ़े, हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है सो सकर्मक क्रिया है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है सो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया। तो अब देखिए, कर्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और स का मतलब होता है साथ। स का मतलब साथ, यानी ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई वर्ब आता है, यानी जिस वर्ब के साथ, देखिए, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है वो वर्ब क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और अकर्मक, यानी अ मतलब के बिना, अ मतलब के बिना, ठीक है। तो अ मतलब के बिना और कर्म मतलब क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बिना जो आने वाले वर्ब हैं वो वर्ब जो है सो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है, इस चीज़ को मैंने जो यहाँ ऊपर में मैंने समझाया वही उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom, ठीक है। यानी व्हाट और whom से जो रिप्लाई मिलेगा वो जो है सो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब से हम सवाल करेंगे, व्हाट और whom करके, ठीक है। और अगर जवाब मिलता है वही जवाब जो है सो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि ही किक्ड द बॉल। अब यहाँ पे ये किक्ड क्या है भाई? तो वर्ब है, ठीक है। किक्ड क्या है? वर्ब है।
अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं कि ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया, बॉल को मारा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो किक्ड है ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये द बॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए हम व्हाट या होम से करके क्वेश्चन करेंगे, और अगर जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि उसने मारा, क्या मारा, यानी उसने किक किया, क्या किक किया, तो बॉल किक किया, जवाब मिला ना। व्हाट कहने से जवाब मिला, इसका मतलब कि ये जो द बॉल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी किल्ड हिम, उसने मारा, उसने उसे मारा, ठीक है, सी ने उसे मारा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे किक के बाद जब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये कैसा वर्ब हो गया भाई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ जो ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे थे, जो कर्म के यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ आया है ना, ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के साथ आया है, इसलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ भी ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट आया है। हिम जो है सो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम हिम को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो हम वर्ब से सवाल करेंगे, उसने मारा, क्या मारा, तो जवाब मिल रहा है, क्या मारा, तो उसे मारा, ये जवाब तो नहीं मिला। अब यहाँ सवाल करेंगे फिर किसको मारा, उसने मारा, किसको मारा, तो उसे मारा, जवाब मिल गया। इसका मतलब हिम जो है सो यहाँ ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से आई एम गोइंग टू लंदन, गोइंग क्या है, वर्ब है, गोइंग क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ये प्रेपोजिशन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन, यानी वर्ब के तुरंत बाद जो है सो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो गोइंग हो गया या क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सोनल स्पीक्स लाउडली, सोनल स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स क्या है मेरा, वर्ब है, और ये लाउडली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हम वर्ब से सवाल करेंगे। सोनल स्पीक्स, सोनल बोलती है, पहला सवाल क्या बोलती है, व्हाट बोलती है, क्या बोलती है, जवाब मिला तो लाउडली बोलती है, ऐसा तो जवाब सही नहीं है इसका, इसलिए लाउडली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है व्हाट के अनुसार। अगर हुम बोलते हैं कि सोनल बोलती है, किसको बोलती, हुम मतलब किसको, किसको बोलती है, तो भी जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो है सो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ये चारों सेंटेंस में हमने देखा कि ऊपर के दो सेंटेंस जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, यानी ये वर्ब जो है सो कर्म के साथ आया है, इसलिए ये सकर्म है यानी ट्रांजिटिव है। और ये दोनों जो वर्ब है इसके बाद जो है सो या इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यानी ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का है, इसलिए जो है सो इंट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, और ऑब्जेक्ट को आप पहचानना भी सीख गए होंगे कि आप ऑब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। क्लियर है। अब हम लोग प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थर्ड में जो है सो रिफ्लेक्सिव के बारे में जिक्र करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव जो है वर्ड है ये रिफ्लेक्ट से बना है। ये कौन सा वर्ड बना है, किस वर्ड से, तो रिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो वो वापस टकरा कर मेरे पास आता है, इसी को रिफ्लेक्ट बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है रिफ्लेक्सिव। तो इसमें भी ये जो प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होता है वो वैसे ही टकराकर वापस सब्जेक्ट के पास आता है, इसलिए इस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। आगे हम इसको कुछ एग्जांपल्स से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो कंसेप्चुअल में कंसेप्ट कुछ दे रहा हूँ आपको, जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सी कॉल्ड, उससे पहले देख लें कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने लिखा, आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीडियो में कुछ पहले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले स्टार्टिंग में ही प्रोनाउंस में मैंने एक टेबल बतलाया था। फर्स्ट ही डे मैंने एक टेबल बतलाया था जिसमें मैंने पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस लिखा था, ठीक है। उसके बाद जो है सो जगह नहीं रहने के कारण मैंने रिफ्लेक्सिव का जिक्र नहीं किया था। तब मैंने सोचा था कि जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तब उसका जिक्र करूँगा, ठीक है। तो टेबल में जो भी बातें थी, ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद का जो एक कॉलम है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये देखिए है माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है और देम सेल्फ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम पहचानेंगे कैसे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में या तो सेल्फ लगा रहेगा या तो सेल्फ्स लगा रहेगा, सेल्फ्स, ठीक है। सेल्फ जो हो गए ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया, और सेल्फ्स जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये सारे जो है सो बस इतना ही जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ओके। टेबल में यानी माई जो है सो किस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, माई सेल्फ जो है वो किस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो आई का होगा, ठीक है। अवर जो है सो अवर सेल्फ्स जो है वो किसका होगा, तो वी का होगा, ठीक है। उसी तरह से योर सेल्फ जो है ये यू का होगा, और योर सेल्फ्स जो है ये भी यू का होगा, क्योंकि यू का हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। हिमसेल्फ जो होगा वो किसका, किस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो ही का होगा। हर सेल्फ जो है सो सी का होगा, इट सेल्फ जो है सो इट का होगा, और देमसेल्फ्स जो है वो दे सब्जेक्ट का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा। क्लियर है। ये आपको याद रखना है। वो टेबल में आप उसको बगल के कॉलम में ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको सेपरेटली अलग से भी आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है याद करना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है सी कॉल्ड रोहन, उसने रोहन को बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो है सो वर्ब है, ठीक है। और कैसा वर्ब है भाई, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। कॉल्ड जो है सो कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पहचाने कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे पहचाने कि ये ऑब्जेक्ट है रोहन, ठीक है। तो हमने क्या करके सवाल किया वर्ब से कि उसने बुलाया, उसने बुलाया, क्या बुलाया, जवाब आया, नहीं आया। किसको बुलाया, तो रोहन को बुलाया, यानी जवाब आया। इसका यानी ये वर्ब जो है सो कैसा वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ भी कॉल्ड जो है सो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आया है। मेनली मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझें कि यहाँ पे कॉल्ड के बाद ऑब्जेक्ट था, इसलिए सेंटेंस भी कंप्लीट था कि उसने बुलाया, किसे बुलाया, किसको बुलाया, तो रोहन को बुलाया, उसने रोहन को बुलाया। ये सेंटेंस जो है सो मेरा बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन ये सेकंड सेंटेंस जो है सो सी कॉल्ड, ये इनकम्प्लीट है। ये सेंटेंस जो है सो इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। यानी यहाँ पे जो रोहन है, ठीक है, इस ट्रांजिटिव वर्ब को रिसीव करने के लिए रोहन है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे जो है सो खुद ये जो सब्जेक्ट होगा वो अपना कोई रूप लेकर ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो रूप कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो सी कॉल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर सेल्फ, यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ, क्योंकि सी के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होता है, हर सेल्फ। तो सी कॉल्ड हर सेल्फ है। क्लियर है। उसी तरह से दे हर्ट राहुल, ठीक है।
दे हर्ट राहुल, यहाँ पे हर्ट जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्यों, इसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी हर्ट जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे दे जो है सो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो दे का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, themselves। क्लियर है? तो यहाँ पे दे हर्ट themselves हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट में इसको डिटेल में लिख दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट नहीं है तो इन दिस केस, तो इस केस में, इस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सो उस वर्ब के बाद यानी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब हम आते हैं, मेरे मन में आता है बात कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे कैसे। तो कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट जो है आज से 10 साल 15 साल पहले तक का जो क्वेश्चंस है उसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्वेश्चन में पूछे गए, ट्रांजिटिव वर्ब बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हमें उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 10-15 साल का जो क्वेश्चंस मैंने देखा है उन क्वेश्चंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब को पूछा गया है वो यही सारे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो अक्सर इसी को रिपीट करके बार बार सेंटेंस में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो इसे हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसकी हिंदी हमें अच्छे से याद कर लेनी है। तो अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस। इसके लिए भी मैंने ये लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड, यानी ये जो वर्ब होगा ना, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे सेंटेंस में, हमें अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना, और अगर नहीं है तो वहां पे भी हमें उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में बैठाना पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जितने भी वर्ब हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स, यानी यहाँ पे जितने भी वर्ब हैं वहां पे एक ऑब्जेक्ट का हमेशा यूज इन वर्ब्स के बाद होना ही होना है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, और अगर सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इन दिस केस, इस स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैंने 4 सेंटेंस लिखा है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, जिसमें एरर पकड़ने का कोशिश करें आप, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है कि आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है आई एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, यानी 2 सेंटेंस है। एक में है कि मैंने पिछली रात पार्टी को एंजॉय किया, और यहां है कि मैंने पिछली रात पार्टी में एंजॉय किया, दोनों सेंटेंस में अंतर है। अब आप देखिए, वेयर इज माई रेड मार्कर हियर। अब आप देखिए कि आई एंजॉयड, आराम से आप समझेंगे इसे। एंजॉयड क्या है? सबसे पहला सवाल आपसे कि ये एंजॉयड है क्या, तो जवाब क्या आएगा आपका? वर्ब है। कैसा वर्ब है? तो देखिए आप, एंजॉय, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब का लिस्ट है। ये जो लिस्ट किस चीज़ का है? ये ट्रांजिटिव वर्ब का है। एंजॉय आ गया ना, एंजॉय इस सेंटेंस में, तो यानी इस ये जो वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर उसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे और उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आई एंजॉयड, आराम से समझेंगे आप। एंजॉयड क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के बाद क्या आया है? पार्टी है, द पार्टी, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ क्या बतलाया कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। ये पार्टी क्या है भाई? नाउन है। क्यों नाउन है? कैसे हम पहचाने नाउन है? क्योंकि नाउन के पहले ही जो है सो आर्टिकल द लगता है। क्लियर है? नाउन के पहले ही द लगता है, तो ऐसे भी हम पहचान गए कि ये नाउन है।
इसका मतलब है कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, आई एंजॉयड द पार्टी, क्या एंजॉय किया मैंने, पार्टी को एंजॉय किया। जवाब मिल गया ना। इसका मतलब यहाँ पे द पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ दो लोगों का होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, यहाँ किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तब मेरा सेंटेंस बिल्कुल बातें आ रही है समझ में। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस में देखें कि आई इंजॉयड इन द पार्टी। अब यहाँ पे ये भी इंजॉयड जो है सो वर्ब ही है। कैसा वर्ब है भाई, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद क्या आया, प्रेपोजिशन आया। क्या आया है, प्रेपोजिशन आया है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वह वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई वर्ब, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। और जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, न कि वर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब का जो है सो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है ना। तो यहाँ पे हम अपने मन से यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। और वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस एंजॉय को रिसीव करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है सो कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है सो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो जो मेरा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, माई सेल्फ, यानी आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई थिंक सो। थर्ड में जो है सेंटेंस क्या है, जस्ट वैसा ही है, आप इसको समझ लेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएगी। कि ही इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक टू द डीएम। अब यहाँ पे देखिए कि इंट्रोड्यूस जो वर्ड है क्या इस लिस्ट में है, देखिए हाँ है, इंट्रोड्यूस लिस्ट में है ना। तो यहाँ पे ये कैसा वर्ब है भाई, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, ये इंट्रोड्यूस भी ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। और यहाँ इंट्रोड्यूस्ड के बाद द है और द के बाद टॉपिक है, यानी टॉपिक क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन के पहले ही द लगता है। और जो मेरा ऑब्जेक्ट है या तो नाउन होगा और नहीं तो प्रोनाउन होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो द टॉपिक है ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है कि ही इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक टू द डीएम। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आया है प्रेपो, यहाँ पे आया प्रीपोजिशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक आया है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं कि ही, उसी को मैंने लिखा कि ही इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई, कि इंट्रोड्यूस तो मेरा ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रोड्यूस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन आया। ठीक है ना, प्रीपोजिशन आया और उसके बाद जो ये आया ये ऑब्जेक्ट आया। चूँकि यहाँ नाउन है, ये नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ डीएम क्या है भाई, तो ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है, इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इंट्रोड्यूस्ड जो है, इंट्रोड्यूस्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इंट्रोड्यूस्ड के बाद प्रीपोजिशन आया है। इसका मतलब है कि इंट्रोड्यूस्ड के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, कौन सा वर्ड होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम देकर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, यानी यहाँ पे सेंटेंस सही मेरा क्या हो जाएगा कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डीएम। तब जाकर मेरा सेंटेंस जो है सो बिल्कुल क्लियर होगा।
उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ अच्छी तरह से करना आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको पहचानना आ गया होगा, ऑब्जेक्ट को पहचानना आ गया होगा, और हम अगर ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा एरर पकड़ें। ये फर्स्ट सेंटेंस है मैसेलेनियस से, यहाँ पे इन सारी बातों को का निचोड़ इस सेंटेंस में हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें एरर पकड़ें, आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज कर कर देखें कि इसमें क्या एरर है। उम्मीद है कि आप इसमें गलती देख लिए होंगे। अब देखिए सेंटेंस में क्या है भाई कि द मिनिस्टर एक्वेटेड वेरी इजली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्वेटेड क्या है भाई, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे ट्रांजिटिव वर्ब है पहचानेंगे, क्योंकि ये लिस्ट में शामिल है। एक्वेट शामिल है ना, तो यहाँ पे शामिल है कि द मिनिस्टर एक्वेटेड वेरी इजली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। यहाँ पे एक्वेट जो है सो शामिल है इसमें, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और वेरी इजली, वेरी किसी भी कीमत पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। आगे बताएंगे हम, चूँकि अभी सिर्फ नाउन और दूसरा पार्ट प्रोनाउन चल रहा है। ये जब वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सारी बातें बताएंगे तो हम वो भी जानेंगे कि वेरी क्या है, इजली क्या है, एडवर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि द मिनिस्टर एक्वेटेड वेरी इजली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम क्या है, तो ये फ्रॉम जो है सो प्रीपोजिशन है, ठीक है। कोर्ट क्या है, तो कोर्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है भाई, क्योंकि ये नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन है। तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये कोर्ट जो है किसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी ये भी इजली भी एडवर्ब है, और एडवर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है ये भी तुम्हारा एडवर्ब है, ठीक है। तो दोनों एडवर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं, यानी इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और चूंकि ये वर्ब जो है सो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है इस लिस्ट के अनुसार, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मैंने वहीं देखा था। तो ये इक्वेटेड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। तो हम या तो यहाँ पे हिमसेल्फ लिखेंगे, नहीं तो हरसेल्फ लिखेंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, कि द मिनिस्टर ये मेल है या फीमेल, ये कैसे पता चलेगा, ये जो मिनिस्टर हैं ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आप कंपटीशन में हमेशा जो है सो मैस्कुलिन जेंडर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ लिखेंगे, हिमसेल्फ, यानी द मिनिस्टर एक्विटेड हिमसेल्फ वेरी इजली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। तब जाकर ये मेरा सेंटेंस जो है सो पूरा एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि हिमसेल्फ ही क्यों लिखेंगे, तो ऐसा मानना है, ऐसे भी हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुषों की यहाँ प्रधानता है, इसलिए इस मिनिस्टर को मैं पुरुष मानूंगा। हम लोगों को पुरुष ही मानना चाहिए, और उसके अनुसार यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में मैंने बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट को पहचानना, ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना, इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना, इन सारी बातों के बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत मैंने बतलाया है। उम्मीद है आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर कहीं पे भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखें, पॉज करके देखें, उसको फिर से स्टार्ट करके देखें, ठीक है। उम्मीद है आपको वो फिर से देखने से अच्छे से बिल्कुल वीडियो
उसका जो भी हमने पढ़ाया है उसे अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे सारे वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। अगर आप स्किप करके, ज़रा सा भी स्किप करके देखेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी, आपका बेस सही नहीं हो पाएगा। फिर आगे का जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगा आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ को, हर टॉपिक में किसी भी चीज़ को, अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को पहचानना बतलाया, तो अब इस ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैं बार बार चैप्टर्स में नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं सीधे इस चीज़ को बोलकर निकल लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी, पहचान कैसे आप पहचानेंगे इस चीज़ के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बता रखा हूँगा। इसलिए मैं आगे तो हमेशा बताऊँगा नहीं। इसलिए आप जो भी वीडियो देखें वो पूरी वीडियो देखें, स्किप कर ना देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, बेल आइकॉन जो होता है ना, बेल आइकॉन को जब आप दबाएंगे ना तो उस पर 4 ऑप्शन आता है और सबसे ऊपर ऑल रहता है। ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको ये वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद।